आज बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने आस्था और ताकत के पर्दे के पीछे छिपे एक बहुत ही भयानक सच को दुनिया के सामने ला दिया। ये कहानी है आसुमल हरपलानी की, जिन्हें हम और आप आसाराम बापू के नाम से जानते थे। एक ऐसा नाम जो लाखों लोगों के लिए भगवान का दूसरा रूप था, लेकिन फिर उन्हीं पर अपनी एक नाबालिग भक्त के साथ रेप का आरोप लगा। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। आसाराम की ताकत का अंदाजा बस इसी एक लाइन से लगाया जा सकता है। उनकी पकड़ सिर्फ आम लोगों तक नहीं थी, बल्कि सत्ता के बड़े बड़े गलियारों तक थी। सोचिए, एक दौर था जब घरों में भगवान की तस्वीरों के साथ आसाराम की तस्वीर भी लगी होती थी। लाखों भक्त उनके सत्संग में शामिल होते थे। मतलब वो एक ऐसे देव पुरुष थे जिनकी कही हर बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लेकिन फिर आया अगस्त 2013 और एक झटके में सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि एक 16 साल की लड़की के माता-पिता दिल्ली पुलिस के पास एक ऐसी शिकायत लेकर पहुंचे जिसने करोड़ों लोगों के विश्वास को, उनकी आस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। आरोप एकदम सीधा था। आसाराम बापू ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया है। और इस एक आरोप के बाद शुरू हुई एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई। कोई 1-2 महीने नहीं, पूरे 5 साल तक ये केस चला। और फिर वो तारीख आई, 25 अप्रैल 2018। जोधपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आसाराम को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी पाया गया और सजा हुई आजीवन कारावास। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस केस की जड़ों को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कैसे एक शख्स जो भगवान था, उस पर बलात्कारी होने का दाग लगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त 2013 से, जब दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप ये था कि ठीक 4 दिन पहले, यानी 15 अगस्त को, आसाराम ने जोधपुर के पास अपनी कुटिया में उस लड़की का यौन शोषण किया। अब ये जो परिवार था, वो कोई नया भक्त नहीं था। ये लोग उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे और सालों से, मतलब अटूट भक्ति थी इनकी आसाराम में। इतनी कि अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के ही गुरुकुल में भेज दिया था। जरा सोचिए, कितना गहरा विश्वास रहा होगा कि अपने बच्चों का भविष्य ही गुरु के हाथों में सौंप दिया। अब यहाँ से जो कहानी सामने आती है, वो भक्ति के पर्दे में छिपी एक बहुत ही भयानक साजिश की तरफ इशारा करती है। और इस साजिश की पहली कड़ी, गुरुकुल में उस लड़की का अचानक बीमार पड़ जाना। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक बीमारी थी या एक साजिश की शुरुआत। देखिए, 2 अगस्त को लड़की की तबीयत बिगड़ी। अब होना तो ये चाहिए था कि उसे डॉक्टर को दिखाया जाता, पर नहीं। हॉस्टल की वार्डन और डायरेक्टर ने एक बहुत ही अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर तो भूतों का साया है और इसका इलाज डॉक्टर नहीं, सिर्फ बापू के मंत्र कर सकते हैं। ये वो पहली सलाह थी जो बाद में एक सोची समझी साजिश का हिस्सा निकली। अब जरा घटनाओं का ये पूरा सिलसिला देखिए। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। 2 अगस्त को लड़की बीमार पड़ती है, डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। 8 अगस्त को जब माँ बाप पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी ही बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। फिर उन्हें ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि अरे, इलाज तो सिर्फ बापू ही कर सकते हैं। तो 12 अगस्त को पूरा परिवार दिल्ली पहुंचता है। फिर 14 को जोधपुर, और उन्हें सीधे आसाराम की कुटिया में बुलाया जाता है। और फिर आती है 15 अगस्त की वो रात, जब अनुष्ठान के नाम पर वो घिनौना अपराध होता है। उस रात पता है क्या हुआ? आसाराम ने एक बहुत ही शातिर खेल खेला। उसने लड़की के माँ बाप से कहा कि आप लोग कुटिया से करीब 500 गज दूर मेन गेट पर जाकर मंत्र जाप करो। अब वो बेचारे, उन्हें तो लगा कि अंदर बेटी का इलाज चल रहा है, कोई पूजा पाठ हो रही है। पर असल में ये सब उस लड़की को अकेला करने की एक सोची समझी चाल थी। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। उस बंद कमरे में उस बच्ची को यकीन दिलाया गया कि ये भूत भगाने का कोई अनुष्ठान है। वो बच्ची, सोचिए उसकी हालत, वो पूरी तरह कंफ्यूज थी, डरी हुई थी। सामने वो इंसान था जिसे वो और उसका परिवार भगवान मानते थे। उसकी बात कैसे टालती? और फिर करीब 1.5 घंटे तक उसका यौन शोषण हुआ। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जाते जाते आसाराम ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो उसके माँ बाप और भाई को जान से मार दिया जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है उस परिवार का असल संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जिसने उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रखती थी। उनका विश्वास, उनकी आस्था, सब कुछ टूट चुका था। और अब उन्हें लड़ना था न्याय के लिए। एक बहुत ही लंबी और मुश्किल लड़ाई।
जब वो लोग घर लौटे तो लड़की कई दिनों तक एकदम चुप रही, सदमे में थी, ना कुछ खा रही थी ना सो रही थी। और फिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी माँ को बस इतना बोला, माँ, आसाराम बापू भगवान नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। और फिर उसने रोते रोते अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। जब पिता को ये सब पता चला तो सोचिए क्या बीती होगी उन पर। उनकी तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सालों का विश्वास, सालों की भक्ति एक झटके में खत्म। उन्हें लगा जैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और धोखा महसूस भी क्यों ना हो, ये वही पिता थे जिन्होंने कर्ज लेकर अपने शहर में आसाराम के लिए एक छोटा सा आश्रम बनवाया था। इस धोखे के बाद पिता ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो सीधे आसाराम के पास जाकर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। 19 अगस्त को वो दिल्ली पहुंचे जहां आसाराम का सत्संग चल रहा था, पर आसाराम के लोगों ने उन्हें मिलने तक नहीं दिया। और जब उन्हें लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब उन्होंने वो कदम उठाया जो बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। और बस इसी एफआईआर के साथ शुरू हो गई एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई। ये लड़ाई देश के सबसे ताकतवर और असरदार धर्मगुरुओं में से एक के खिलाफ थी। अब सारा खेल पुलिस की जांच और सबूतों पे टिक गया था। अब देखिए, इस केस को समझने के लिए एक लीगल टर्म जानना बहुत जरूरी है, और वो है डिजिटल रेप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बिना पेनिट्रेशन के उंगलियों या अंगूठों का इस्तेमाल करके किया गया यौन शोषण। और क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी तो ये मामला सीधे सीधे पोक्सो एक्ट के अंदर आया। ये वो कानून है जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, और इस कानून के तहत डिजिटल रेप को भी रेप के बराबरी गंभीर अपराध माना जाता है, जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। तो अब जोधपुर पुलिस ने बहुत ही बारीकी से सबूत जुटाने शुरू किए। उनके हाथ 4 बड़े सबूत लगे। नंबर 1, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जिसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात कंफर्म की। नंबर 2, इस बात का पक्का सबूत कि आसाराम और वो लड़की देर रात एक कमरे में अकेले थे। नंबर 3, पॉक्सो एक्ट जो ये कहता है कि ऐसे मामलों में पीड़िता की बात को ही सच माना जाएगा जब तक कि आरोपी उसे गलत साबित ना कर दे। और चौथा सबूत थे फोन रिकॉर्ड्स जिनसे एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही थी। और जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, आसाराम का पक्ष अपने ही झूठ में उलझता चला गया। उनके बयान लगातार बदलते रहे। पहले तो कहा गया कि 15 अगस्त को आसाराम जोधपुर में थे ही नहीं। पुलिस ने सबूतों से ये झूठ पकड़ लिया। फिर कहा, अच्छा ठीक है, जोधपुर में थे पर उस परिवार से मिले ही नहीं। पुलिस ने ये भी गलत साबित कर दिया। और आखिर में कहा, अच्छा मिले थे पर लड़की से अकेले में नहीं मिले। पुलिस ने इस आखिरी झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया। तो अब पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए काफी सबूत थे। उन्होंने आसाराम को समन भेजा कि पूछताछ के लिए जोधपुर आइए। आसाराम की तरफ से 29 अगस्त तक आने का वादा भी किया गया, लेकिन वो नहीं आए, वो फरार हो गए थे। और इसके बाद शुरू हुई उन्हें पकड़ने के लिए एक देशव्यापी तलाशी। ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये इस बात का भी एक जीता जागता सबूत है कि जब एक परिवार सच के लिए हिम्मत दिखाता है तो फिर सामने चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, कानून के हाथों उसे झुकना ही पड़ता है।